22 नवंबर 2008 कराची कोस्ट। बारूद, ग्रेनेड्स और AK-47 जैसे हथियारों से लैस 10 लड़के सुबह सुबह कराची बंदरगाह पर खड़े हैं। तभी उनसे मिलने ज़ईकुर रहमान लखवी उर्फ चाचा आता है। लखवी और कोई नहीं बल्कि भारत से बेअंत नफरत करने वाले हाफिज सईद द्वारा बनाए गए आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक बहुत ही खूंखार आतंकवादी है। ये आते ही इन 10 सदस्यों से गले मिलता है और इन्हें एक बोट में बिठाकर रवाना कर देता है। दरअसल ये 10 लड़के और कोई नहीं बल्कि 26/11 हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी हैं और लखवी इन्हें और किसी काम से नहीं बल्कि मुंबई में एक ऐसे आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए भेज रहा है जो भारत की जड़ हिलाकर रख देगा। दोस्तों, आज की इस सिनेमैटिक वीडियो में हम पूरे 26/11 आतंकी हमले की तह तक जाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान की गलियों से चोर उचक्कों को उठाकर उनको इस आतंकी हमले के लिए तैयार किया और कैसे उन्हें 3 स्टेजेस में ट्रेन किया गया। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम 26/11 अटैक के उन खौफनाक 60 घंटों की भी चर्चा करेंगे जिसमें हमारे वीर जवानों ने, मुंबई पुलिस ने और कमांडोज ने इन आतंकवादियों को ढेर कर मुंबई को इस आतंक से मुक्त किया था। दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, ऐसी ही इंसाइटफुल सिनेमैटिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जब नई सदी की शुरुआत हुई तब अल-कायदा जैसा आतंकवादी संगठन अपने चरम पर था। उसने 9/11 अटैक कर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को हिला के रख दिया था, जिसमें तकरीबन 3000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके बाद 2004 में मैड्रिड में बम धमाकों को अंजाम दिया गया जिसमें 200 लोग मारे गए और फिर 2005 में लंदन में बॉम्ब ब्लास्ट। कुल मिलाकर जिहाद और दहशत की दुनिया में अल-कायदा की तूती बज रही थी। लेकिन अल-कायदा की इस उपलब्धि से पाकिस्तान का ही एक आतंकी संगठन खुश नहीं था जिसका नाम था लश्कर-ए-तैयबा, जिसे 1985 में हाफिज सईद ने बनाया था, जिसका केवल एक ही मकसद था, भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देना। अब लश्कर-ए-तैयबा भी ये चाहती थी कि वो भी अल-कायदा की तरह कोई ऐसा हमला करे जिसके सामने 1993 के मुंबई बम धमाके भी फीके पड़ जाएं और भारत की रूह इस हद तक कांप जाए कि पूरी दुनिया लश्कर-ए-तैयबा को आतंक के दूसरे नाम से जानने लगे। इसी कारण लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर हाफिज सईद एक सीक्रेट मीटिंग बुलाता है। 2006 अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन LET हेडक्वार्टर्स। हाफिज सईद, ज़ईकुर-उर-रहमान लखवी और कई खूंखार आतंकवादियों के साथ एक मीटिंग करता है। मीटिंग का वही मुद्दा था कि भारत में ऐसा धमाका करना जिससे पूरी दुनिया दंग रह जाए। कई घंटों चली इस मीटिंग में बहुत सारी लोकेशंस पे चर्चा करने के बाद मुंबई को चुना जाता है, क्योंकि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल और बॉलीवुड का गढ़ कहे जाने वाले मुंबई में अगर जोर से बारिश भी आ जाए तो पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। इसलिए मुंबई में अटैक करके लश्कर-ए-तैयबा एक ही झटके में दिल्ली में बैठी भारतीय सरकार के पैरों तले जमीन खिसकाना चाहती थी। लोकेशन फाइनल होने के बाद हाफिज सईद अपने सबसे भरोसेमंद आदमी लखवी को इस अटैक की प्लानिंग और इसको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देता है। लखवी को इसलिए चुना जाता है क्योंकि वो पहले से ही अपना लोहा सईद की नजरों में मनवा चुका था। लखवी 22 साल की उम्र में ही अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ चुका था। यहाँ तक कि 1999 में भारत से कारगिल वॉर हारने के बाद कश्मीर में फिदायीन यानी सुसाइड बॉम्बर्स के हमलों की लड़ी लगाने के पीछे भी लखवी का ही शातिर दिमाग था। सईद के आदेश मिलते ही और मीटिंग खत्म होते ही लखवी सबसे पहले 3 लोगों को चुनता है। इनके नाम थे जरार शाह, अबू हमजा और काफा। जरार शाह का मेन काम पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से जवान लड़कों को इस अटैक के लिए भर्ती करने का था। वहीं अबू हमजा को एक्सप्लोसिव्स और मैरीटाइम ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मिली थी और तीसरे आदमी खफा को इन लड़कों को हथियार चलाना सिखाना, फिजिकली फिट बनाना, साफ शब्दों में कहे तो आम लड़कों से खूंखार आतंकी बनाने की जिम्मेदारी मिली थी।
लखवी इन तीनों के अलावा 2 और इंसानों को चुनता है। इनका काम था मुंबई से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल इकट्ठा करना, जैसे कि कौन सी लोकेशन पे अटैक करना है, कौन सा रूट सबसे सेफ रहेगा, कहां पे कितनी सिक्योरिटी होती है। इन 2 आदमियों के नाम थे डेविड हेडली, जो कि अमेरिकन था, और दूसरा तहव्वुर राना। सभी को उनका काम समझाने के बाद लखवी पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में डेविड को फोन करता है। लखवी ने डेविड को अपना घिनौना प्लान समझाया और उसे आदेश दिया कि उसे मुंबई की हर भीड़ भाड़ वाली जगह की फोटोज और वीडियोस खींचनी है। मुंबई से पाकिस्तान जाने वाले सबसे सेफ रास्ते को खोजना है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एक अमेरिकी नागरिक पाकिस्तान के इस आतंकवादी के लिए काम क्यों कर रहा था। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे बढ़ने से पहले वो जानते हैं। दरअसल अंग्रेजों की तरह दिखने वाले डेविड हेडली का असली नाम दाऊद सईद गिलानी था और इसके पिता एक जाने माने पाकिस्तानी डिप्लोमेट थी और इनकी मां अलाइस हेडली एक अमेरिकी नागरिक थी। इसने अपना बचपन पाकिस्तान में गुजारा था और ये वो समय था जब पाकिस्तान ने 1971 की जंग में भारत से मुंह की खाई थी। इस बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 70 के दशक के बाद इंडिया के खिलाफ अपने यूथ में खूब प्रोपेगेंडा भरा। उन्हें बताया गया कि 1971 की वॉर में भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान में यूथ को भारत के खिलाफ भड़काने की एक अलग मुहिम चलाई गई। और तो और डेविड ऐसे समाज में पला बढ़ा जहां उसे बताया गया कि भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है और वहां के मुस्लिम्स पे खूब अत्याचार किए जाते हैं। इन्हीं सब बातों के इन्फ्लुएंस में आकर डेविड बचपन से ही भारत के खिलाफ हो गया था। इसी दौरान डेविड का एक ऐसा दोस्त भी बनता है जो कई सालों बाद इसकी 26/11 अटैक में मदद करता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। डेविड जब 17 साल का था तब वो अपने माता पिता के डाइवोर्स के चलते परमानेंटली अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। बेशक इसने पाकिस्तान छोड़ दिया था, लेकिन पाकिस्तान की कुछ आदतें इसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। दरअसल गिलानी एक ड्रग एडिक्ट था और ये पाकिस्तान से अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करने लगता है। इसी कारण इसका पाकिस्तान में आना जाना लगा रहता था और साल 2002 में ये लश्कर-ए-तैयबा के कांटेक्ट में आता है। डेविड लश्कर-ए-तैयबा की भारत विरोधी सोच से काफी प्रेरित होता है और लश्कर-ए-तैयबा ज्वाइन करने का फैसला कर लेता है। इसके बाद गिलानी की समय समय से लश्कर-ए-तैयबा में ट्रेनिंग चलती है, जैसे कि 2002 में रिलीजियस ट्रेनिंग, 2003 में वेपन्स और इंटेलिजेंस ट्रेनिंग और 2004 में लश्कर-ए-तैयबा का लीडरशिप कोर्स। दोस्तों, गिलानी जब लश्कर-ए-तैयबा का एक पक्का आतंकवादी बन जाता है तब लखवी उसे 2006 में फोन करता है और मुंबई अटैक का पूरा प्लान उसके साथ शेयर करता है। इसके साथ लखवी गिलानी को यह भी बताता है कि तुम अंग्रेजों जैसे दिखते हो, इसलिए मुंबई जाने से पहले अपना नाम दाऊद सईद गिलानी से डेविड हेडली रख लेना ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद गिलानी अपना नाम बदलता है और अमेरिकी पासपोर्ट बनवा लेता है। फिर ये अपने बचपन के उसी पाकिस्तानी दोस्त की मदद लेता है जिसके साथ ये पाकिस्तान में स्कूल में पढ़ता था। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि तहव्वुर हुसैन राना था। राना कनाडा में इमिग्रेशन कंपनी की आड़ में ड्रग सप्लाई करता था। गिलानी उसकी कंपनी की एक ब्रांच मुंबई में खोलता है। एक अंग्रेजी कंपनी का अंग्रेज मालिक। यह ऐसा जाल था जिसपे इंडियन अथॉरिटीज चाह के भी शक नहीं कर सकती थी। गिलानी सितंबर 2006 में पहली बार मुंबई आता है और मुंबई की अलग अलग जगहों की रेकी करने लगता है। इधर गिलानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और उधर पाकिस्तान में लखवी का आदमी 26/11 को अंजाम देने के लिए जवान लड़कों को ढूंढने लगता है। वो ऐसे पाकिस्तानी लड़कों की तलाश करने लगता है जो डिफॉल्टर कैटेगरी में आते हों, घर से भागे हुए हों, शादी ना हुई हो और छोटे मोटे गुनाहों के लिए जिम्मेदार हों, क्योंकि ऐसे लड़कों को जिहाद के नाम पे भड़काना सबसे आसान था। कुछ महीने ढूंढने के बाद एक एक कर ऐसे 32 लड़के मिल जाते हैं और इन सभी को कश्मीर में आजादी के लिए जिहाद करने की बात कहकर बुलाया जाता है। इस समय इन्हें मुंबई अटैक का कुछ भी नहीं बताया जाता। इन्हीं में से एक लड़का था अजमल कसाब। कसाब वही आतंकवादी है जो बाद में जिंदा पकड़ा गया था और इसी की गवाही के कारण ये पता चला था कि इस हमले के पीछे और किसी का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही हाथ था। दोस्तों, कसाब की बात करें तो वो 2005 में अपने घर से भाग गया था और अपने दोस्तों के साथ चोरी चकारी करके जिंदगी जीने लगा था। ऐसे ही एक दिन 2007 में वो रावलपिंडी में अपने दोस्तों के साथ कुछ हथियार चोरी कर रहा था और वहां उसकी मुलाकात लश्कर-ए-तैयबा की पॉलिटिकल विंग जमात-उद-दावा के एक मेंबर से होती है। ये जमात-उद-दावा वही संस्था थी जो पाकिस्तान में गरीब मुस्लिम्स की मदद के बहाने जवान लड़कों को लश्कर-ए-तैयबा में भर्ती करती थी। जमात-उद-दावा का ये आदमी
कसाब को एक प्रस्ताव देता है कि तुम्हें हमारे लिए कुछ काम करना पड़ेगा और इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और तुम्हारा नाम भी होगा। कसाब, जो इस चोरी चकारी की जिंदगी से परेशान था, वो तुरंत ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। फरवरी 2008, लाहौर। कसाब और बाकी 30 लड़कों को लाहौर में एक सीक्रेट लोकेशन पर इकट्ठा किया जाता है। इन्हें एक बस में बिठाया जाता है और आंखों पे पट्टी लगा दी जाती है। इसके बाद इन्हें लाहौर से 60 किलोमीटर दूर मरकज-ए-तैयबा नाम की जगह पे ले जाया जाता है। अब इन लड़कों की 3 फेजेस में ट्रेनिंग होती है। इनकी फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग पूरे 21 दिन चलती है। इसी ट्रेनिंग में इन्हें जिहाद के नाम पे ब्रेन वॉश किया जाता है। यहाँ इनका शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट रखा जाता है। सुबह 4 बजे उठ के नमाज पढ़ना, फिर पीटी करना, दोपहर को 2 घंटे आराम करना, शाम को फिर से पीटी करना और दिन के अंत में इन्हें भारत में हुए दंगों की तस्वीर दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था कि भारत में मुस्लिम्स पे बहुत अत्याचार होते हैं और तुम उन्हें इन अत्याचारों से आजादी दिलवाओगे। अभी इन्हें मुंबई अटैक की कोई डिटेल शेयर नहीं की जाती, बल्कि बताया जाता है कि तुम कश्मीर की आजादी के लिए लड़ोगे। फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग के अंत तक कुछ लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें कसाब भी शामिल था। और अब इन सभी को सेकेंड फेज की ट्रेनिंग के लिए लाहौर से 6 घंटे दूर मंशेरा की एक पहाड़ी पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये ट्रेनिंग भी 21 दिन तक चलती है, जिसमें ज्यादा जोर टेक्निकल चीजों पे दिया जाता है, जैसे कि वेपन्स ट्रेनिंग, जिसमें बंदूक चलाने के साथ साथ बंदूक को खोलना और जोड़ना सिखाया जाता है। मैप रीडिंग, फर्स्ट एड और कोडेड लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। इस फेज के बाद इन सभी को 1 हफ्ते के लिए घर जाने दिया जाता है, लेकिन हर वक्त LET के आतंकवादी इन पे कड़ी निगरानी रखते हैं। ये ट्रेनिंग चलते अब मई 2008 आ गया था और इन सब की टफेस्ट थर्ड फेज की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये ट्रेनिंग POK में स्थित चहलबंदी की पहाड़ियों में करीब 2.5 महीने तक चलती है और जो इस ट्रेनिंग को सरवाइव करता है वही फाइनल टीम का हिस्सा बनता है। यहाँ हर एक आतंकवादी की मेंटल स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए कई चीजें करवाई जाती हैं, जैसे कि 3 दिन बिना कुछ खिलाए पहाड़ों पे चढ़ाया जाता है, एडवांस कॉम्बैट सिखाई जाती है, एडवांस हथियार चलवाए जाते हैं और सबसे खास बात, यहाँ हाफिज सईद और लखवी जैसे खुखार आतंकवादी इन्हें खुद सिखाने आते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें सड़क पे घूमने वाले एक साधारण से डिफॉल्टर से ट्रेंड आतंकवादी बनाने के लिए खुद पाकिस्तानी आर्मी के अफसर भी सिखाने आते हैं। थर्ड फेज की ट्रेनिंग में बहुत सारे लड़के टूट जाते हैं और अंत तक सिर्फ 10 लड़के ही ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं। ये नए नए बने 10 आतंकवादियों के नाम थे: हाफिज अरशद, जावेद, नासिर, फहादुल्लाह, अब्दुल रहमान, सोहेब, नाजिर अहमद, इमरान बाबर, अजमल कसाब और इन सब का लीडर अबू इस्माइल। ये सारी ट्रेनिंग खत्म होते होते अब सितंबर आ गया था और इन 10 के 10 आतंकवादियों को कराची में एक सीक्रेट लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। इस समय तक डेविड यानी गिलानी भी 5 बार इंडिया आ चुका था और मुंबई की कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह उसकी नजरों से नहीं बच पाई थी। वो मुंबई की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे कि ओबरॉय, ट्रीडेंट होटल, द लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नारीमन हाउस और ताज होटल सभी की रेकी करता है। डेविड उस हर बारीक डिटेल, जैसे कि ताज होटल में कितने कमरे हैं, एंट्री और एग्जिट कितने फ्लोर हैं, साफ शब्दों में कहें तो कोने कोने की जानकारी अपने कैमरे में कैद कर लेता है। ये सारी डिटेल वो LET को भेज चुका था और LET के लिए ये किसी सोने की खदान से कम नहीं था, क्योंकि इन्हीं के कारण लखवी प्लान बनाता है कि कैसे मुंबई तक जाना है, कहां पे कितने लोग होंगे, कितनी देर कहां पे रुकना है। 13 सितंबर 2008 आज लखवी कराची की इस सीक्रेट लोकेशन पे इन सभी आतंकवादियों से मिलने आता है और इन सभी को चौंकते हुए बताता है कि तुम्हें कश्मीर की आजादी के लिए नहीं बल्कि मुंबई में हमला करने के लिए तैयार किया गया है। ये सुन 10 के 10 आतंकवादी एक पल के लिए चौंक जाते हैं, लेकिन ये जिहाद के नाम पे इस कदर बहके हुए थे कि ये खुद को खुशनसीब समझने लगते हैं। लखवी इन्हें आगे बताता है कि तुम्हें 27 सितंबर को दहशत फैलानी है। इसके बाद इन सभी को डेविड के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर समझाया जाता है कि कैसे तुम सभी मुंबई में एंटर करोगे, कौन कौन लोग किस किस जगह पे जाएंगे, कौन क्या काम करेगा, क्या क्या मुश्किलें आएंगी। ये सारी बातें इन्हें 3D इमेज और नक्शे की मदद से एकदम गहराई से समझाई जाती है। जिहाद और मुस्लिम्स के हक की लड़ाई के नाम पे इन्हें ब्रेन वॉश करने वाले इनके आकाओं ने एक और हैरान करने वाली बात कही कि तुम्हें जितने हो सके उतने लोगों को मारना है। इसके बाद इनकी कराची में ही 3 दिन की मैरीन ट्रेनिंग भी चलती है, जिसमें इन्हें शिप चलाना, समुद्र की गहराई नापना, GPS की मदद से समुद्र में रास्ता खोजना और मछली पकड़ना सब कुछ सिखाया जाता है।
अब 23 सितंबर आ चली थी और इन सभी को मुंबई के लिए निकलना था, लेकिन इनका ये सारा प्लान एक झटके में टाल दिया जाता है, क्योंकि उधर भारत में इंडियन मुजाहिदीन के ठिकानों पे रेड की गई थी और सभी बड़े शहर रेड अलर्ट पे थे, जिसकी वजह से अटैक को टालना पड़ा। इसी दौरान कसाब 3 दिन के लिए अपनी मां से मिलने जाता है, जहां पे वो पहली बार बताता है कि वो मुजाहिदीन बन चुका है, जिसे सुन उसकी मां का मन एकदम बैठ सा जाता है और वो उसे गलत रास्ता छोड़ने को कहती है। लेकिन कसाब तो इन आतंकियों द्वारा पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका था। अब करीब 2 महीने हो चले थे और नवंबर आ गया था। ये आतंकी कराची की इन सीक्रेट लोकेशन में कैद थे और अटैक की दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। फिर वो अशुभ दिन आता है और 21 नवंबर को लखवी एक बार फिर इनसे मिलने आता है और बताता है कि अटैक की तारीख फाइनल हो गई है और हमला 26 नवंबर को किया जाएगा। मासूमों की जान लेने के लिए उत्सुक ये जल्लाद बिना कोई देरी करे अगले ही दिन कराची हार्बर के लिए निकल जाते हैं। इन्हें बहुत सारा असला, ड्राई फ्रूट, सैटेलाइट फोन और जीपीएस जैसी सारी चीजें दे दी जाती हैं। 22 नवंबर 2008 कराची बंदरगाह से करीब 7 बजे ये 10 के 10 आतंकवादी एक छोटी बोट में बैठ जाते हैं और 1.5 घंटा चलने के बाद एक बड़ी सी शिप इनके आगे रुकती है, जिसका नाम था अल हुसैनी। इसके बाद ये एक एक कर ये सारे उसमें घुस जाते हैं। इस शिप में LET के 3 आतंकवादी पहले से मौजूद थे और वो उनको एक रबर की स्पीड बोट, उसमें हवा भरने का पंप, लाइफ जैकेट, चावल, आटा और जरूरत की बहुत सारी चीजें देते हैं। अगले 2 दिन ये सारे आतंकवादी इसी शिप में गुजारते हैं और 23 नवंबर को दोपहर के करीब 12 बजे इन्हें कुबेर नाम की एक छोटी बोट पानी से गुजरती दिखती है। इनकी शिप में मौजूद एक आदमी कुबेर में बैठे आदमियों की तरफ कुछ ऐसा इशारा करता है जिससे वो समझ जाते हैं कि इन्हें कुछ मदद चाहिए। कुबेर जैसे ही इनकी शिप के पास पहुंचती है, ये तुरंत उसमें मौजूद आदमियों को बंदी बना अपनी शिप में ट्रांसफर कर देते हैं और ये सारे आतंकवादी अपना मौत का सामान लेकर कुबेर में चढ़ जाते हैं। गन पॉइंट पे ये कुबेर के ड्राइवर को मुंबई की तरफ चलने को कहते हैं। अब करीब 3 दिन इंडियन नेवी को चकमा देते हुए ये कुबेर में सफर करते हैं। 26 नवंबर को शाम के करीब 6 बजे इन्हें मुंबई की ऊंची इमारतें दिखाई देने लगती हैं। ये देख 5 दिन से सफर कर रहे इन आतंकवादियों की थकान अचानक गायब हो जाती है। ये सबसे पहले कुबेर के ड्राइवर को गोली मारते हैं और उसके बाद अपने सलवार और कुर्ते को निकाल टी-शर्ट और जीन पहनते हैं, साथ में लाइफ जैकेट्स भी। यहाँ तक कि इन्होंने जानबूझ के कलाई पे धागे भी बांधे ताकि ये अटैक हिंदुओं द्वारा लगे। 2 आतंकवादी इस समय तक रबर बोट में भी हवा भर चुके थे और मुंबई से करीब 7 किलोमीटर दूर इस रबर बोट में एक एक कर बैठ जाते हैं। बोट में बैठते ही सभी अपना मोबाइल ऑन कर लेते हैं और भारत में लोगों को गहरी नींद सुलाने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। मुंबई पहुंचने तक इन आतंकवादियों का लीडर इस्माइल इन्हें ब्रीफ करने लगता है और बताता है कि सबसे पहले मैं और कसाब टैक्सी पकड़ शिवाजी स्टेशन की तरफ जाएंगे, फिर सोहेब, तू और नाजिर दोनों टैक्सी पकड़ लियोपोल्ड कैफे की तरफ जाना, इसके बाद जावेद और अरशद तुम दोनों टैक्सी से इन काफिरों के चहेते ताज होटल की तरफ जाना, बाबर और नासिर तुम नरीमन हाउस में जाके उन यहूदियों को सबक सिखाना और आखिरी में फहादुल्ला और रहमान तुम ओबरॉय होटल में घुस जाना। ये सब बता सारे के सारे एक ही सुर में छोड़ेंगे नहीं कहते हैं और बेसब्री से मुंबई की तरफ देखने लगते हैं। रात के 9 बजे तक ये मुंबई के छोर को छू लेते हैं और यहाँ 8 आतंकवादी रबर बोट से उतर जाते हैं। बचे हुए 2 आतंकवादी अपने टारगेट ओबरॉय होटल की तरफ बोट को घुमा देते हैं। यहाँ से यह आतंकवादी 2-2 की टीमों में बढ़ जाते हैं और टैक्सी पकड़ अपने अपने टारगेट की तरफ निकलने लगते हैं। सबसे पहले इस्माइल और कसाब टैक्सी में बैठ जाते हैं। इस्माइल आगे बैठ ड्राइवर का ध्यान भटकाता है और कसाब पीछे से चुपचाप ड्राइवर की सीट के नीचे बॉम्ब एक्टिवेट कर रख देता है। करीब 9:20 तक ये CST स्टेशन पहुंच जाते हैं। रोज की तरह स्टेशन पे लोगों की खूब आवाजाही थी। कोई अपनी नौकरी से घर आ रहा था तो कोई अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था। स्टेशन में घुसते ही ये दोनों बारी बारी कर वॉशरूम में जाते हैं और बाहर निकलते ही अपनी AK-47 निकाल लेते हैं। अपनी बंदूक को बर्स्ट मोड पे डाल स्टेशन पे हर दिशा में गोलियों से आतंक मचा देते हैं। गोलियों के साथ ये एक के बाद एक हैंड ग्रेनेड भी इधर उधर फेंकते रहते हैं। अचानक स्टेशन पे लोगों की चीखों के साथ भगदड़ मच जाती है। ज्यादातर लोग जान बचाने की उम्मीद से भागने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते 50 से ज्यादा लोग बेरहमी से मौत का शिकार हो जाते हैं
और 100 से भी ज्यादा बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। 1 घंटे के अंदर इन्होंने लोगों की भीड़ से खचाखच भरे स्टेशन में खून की नदियां चलवा दी थी और दर्द से कहराते लोगों की चीखें सुन ये हंसते हंसते स्टेशन से बाहर निकल अपने अगले टारगेट मलाबार हिल की तरफ चलने लगते हैं। हालांकि स्टेशन पे मौजूद कुछ पुलिस वालों ने इन पे फायर किए, लेकिन इनकी AK-47 के आगे पुलिस की सिंगल शॉट वाली बंदूकें एक खिलौना बराबर ही असरदार थी। 10 आतंकवादी मुंबई में घुस लोगों को बेरहमी से मार रहे थे और मुंबई पुलिस को अभी तक एक गैंग वॉर ही लग रही थी। पुलिस कुछ समझती और कोई ठोस कदम उठाती उससे पहले ही वो अपने ATS चीफ को ही खो देते हैं। दरअसल स्टेशन से बाहर निकल ये रोड पे पैदल चल रहे होते हैं कि इनकी नजर 6 मंजिला कैमा हॉस्पिटल पे पड़ती है और लोगों के खून के प्यासे ये दोनों आतंकवादी हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। इनके पास हॉस्पिटल की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इन्हें यहाँ कोई नहीं मिला क्योंकि सभी पहले ही छुप चुके थे। ये हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं कि थोड़ी दूर चलने पर इन्हें पुलिस की क्वालिस गाड़ी आती दिखाई देती है। ये तुरंत झाड़ियों में छुप जाते हैं और जैसे ही ये क्वालिस इनके सामने से गुजर रही होती है ये तुरंत उस पे अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। अगले 5 मिनट के अंदर मुंबई पुलिस ने अपने ATS चीफ हेमंत करकरे, विजय सलास्कर, अशोक कामते के साथ 3 और पुलिस वालों को खो दिया था। पुलिस वालों को गोलियों से भुनने के बाद ये क्वालिस में आगे बैठे पुलिस वालों की बॉडी वहीं सड़क पर फेंक कर क्वालिस को मुंबई की सड़कों पे भगाने लगते हैं। बेशक ये आतंकवादी तैयारी करके आए थे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। इस क्वालिस गाड़ी में पीछे की तरफ जो 3 पुलिस वाले शहीद हो रखे थे, उन्हीं में एक पुलिस वाला अर्जुन यादव अभी भी जिंदा थे। उन्हें 5 गोलियां लगी थी, लेकिन सभी कंधे या पैर पे लगी थी। आतंकवादी कुछ देर क्वालिस को सड़क पे घुमाते हैं, लेकिन इस वक्त तक एक टायर फट चुका था, इसलिए वो इस गाड़ी को सड़क पे छोड़ एक स्कोडा गाड़ी को रोकते हैं। इस गाड़ी में मौजूद एक कपल को बंदूक की नोक पे बाहर फेंकते हैं और गाड़ी में बैठ चौपाटी की तरफ जाने लगते हैं। क्वालिस में मौजूद जख्मी पुलिस वाले यादव तुरंत ये खबर अपने साथी पुलिस वालों को दे देते हैं और इस बार पुलिस बिना कोई देरी करे इनका रास्ता जाम कर देती है। अब रात के करीब 12:30 हो चुके थे और खुद को बेलगाम समझने वाले दोनों आतंकवादी इस्माइल और कसाब की आंख फटी की फटी रह जाती है जब इन्हें पुलिस बैरिकेड दिखता है, जिसमें इनकी तरफ बंदूक ताने पुलिस वालों के साथ लोगों की भी भारी भीड़ खड़ी थी। अपने सामने खड़ी मौत को देख इन जल्लादों का हलक सूख जाता है और बैरिकेड से 200 मीटर पहले ये तुरंत अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। कुछ देर तक ये गाड़ी एक ही जगह पे जम सी जाती है और पुलिस वाले अपना हाथ ट्रिगर पे रख के इन्हें लगातार घूरते रहते हैं। पुलिस वाले आंख झपकते हैं कि अचानक ये आतंकवादी बड़ी तेजी से राइट टर्न मार गाड़ी को भगाने लगते हैं, लेकिन इस बार इन्हें सांस तक लेने का समय नहीं दिया जाता। 1 सेकंड के अंदर मुंबई पुलिस इन पे गोलियों की बौछार कर देती है। गोलियां रुकने से पहले आतंकवादियों की गाड़ी रुक चुकी थी और कुछ देर कोई हलचल ना होने के कारण पुलिस वाले बड़ी सावधानी से धीरे धीरे इनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। आतंकवादियों के करीब पहुंच सबसे आगे चल रहे पूर्व फौजी और फिलहाल ASI तुकाराम ओम्बले गाड़ी में झांकते हैं। उनकी नजर इस्माइल पे पड़ती है जो गाड़ी चला रहा था। वो तो इस समय तक पूरी तरह से मर चुका था। ओम्बले अपनी नजर कसाब की तरफ घुमाते कि अचानक कसाब अपनी बंदूक हवा में उठाता है और ओम्बले के ऊपर एक ही झटके में पूरी मैगजीन खाली कर देता है। ओम्बले भी बिना घबराए इसकी बंदूक की नोक पकड़ लेते हैं और इसके हाथ से बंदूक छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। तभी बाकी पुलिस वाले भी कसाब पे टूट पड़ते हैं और उसे पकड़ गाड़ी से बाहर निकाल सड़क पे लिटा देते हैं। कसाब और कुछ कर पाता, इतने में ही उसके हाथों में हथकड़ी लग चुकी थी, लेकिन इस समय तक ओम्बले शहीद हो चुके थे। इस समय तक मुंबई में आतंक का कोहराम मच चुका था, क्योंकि 9:30 बजे के आसपास जब एक कसाब की जोड़ी CST स्टेशन में घुसी थी, उसी वक्त 2 आतंकवादी बाबर और नासिर नरीमन हाउस में घुस गए थे। दरअसल नरीमन हाउस एक 6 मंजिला घर था जिसमें इजरायली रहा करते थे। आतंकवादी इस पे हमला इसलिए करते हैं ताकि इजरायली सरकार के साथ नेगोशिएट करके आसानी से भारत से बाहर निकल जाएं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही आतंकवादी नरीमन हाउस में घुसते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं, उस समय घर में 6 लोग थे, जिसमें से 2 इस घर में काम करने वाले नौकर थे। आतंकवादियों के घर में घुसते ही ये दोनों नौकर फर्स्ट फ्लोर पे छुप जाते हैं और आतंकवादी सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं, जहां 4 इजरायली मौजूद थे। आतंकवादी सेकंड फ्लोर पे पहुंचते ही उन्हें बहुत बुरी तरह पीटने लगते हैं और बंदी बना लेते हैं। लेकिन इन सब में अच्छी बात यह होती है कि वो दोनों नौकर फर्स्ट फ्लोर से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो अपने साथ इस घर में मौजूद इनके मालिक के 2 साल के बच्चे को भी बाहर निकाल लेते हैं। 9:55 के आसपास
फहादुल्ला और साकिब की जोड़ी भी अपने टारगेट तक पहुंच जाती है, जो और कुछ नहीं ओबरॉय होटल था। ये लॉबी में घुसते ही मौत का कोहराम मचा देते हैं और वहां मौजूद स्टाफ को जख्मी कर देते हैं। इसके बाद ये होटल के मेन एरिया में मौजूद टिफिन रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और वहां हर दिशा में गोलियां चलाते हैं, लेकिन ये रेस्टोरेंट लगभग खाली था और इनकी गोलियों की आवाज से कंधार रेस्टोरेंट में मौजूद बहुत सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं। कंधार रेस्टोरेंट में लोग तुरंत होटल स्टाफ की मदद से बाहर निकल जाते हैं और जब तक आतंकवादी वहां पहुंचते हैं उनके हाथ कुछ खास नहीं लग पाता। आतंकवादियों को लगा था यहाँ उन्हें वीआईपी गेस्ट मिलेंगे, लेकिन अब गेस्ट तो क्या, उन्हें स्टाफ भी नहीं मिलता। वीडियो में आगे हम देखेंगे कि इस होटल में घुसना कैसे आतंकवादियों के लिए खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ। इन सब के अलावा 9:30 बजे के आसपास एक और जगह पे खून की होली खेली गई थी और इस जगह का नाम था द लियोपोल्ड कैफे। उन दिनों मुंबई का सबसे मशहूर कैफे, जहां भारतीय और अंग्रेजों दोनों की भीड़ लगी रहती थी। वहां सोहेब और नाजिर मेन गेट में घुसते हैं और वहां बेफिक्री से खाना खा रहे लोगों पे कई मैगजीन खाली कर देते हैं। ये दोनों यहाँ नहीं रुकते और यहाँ से इस 26/11 की अंधेरी रात के सबसे डरावने हिस्से को अंजाम देने के लिए होटल ताज पैलेस की तरफ निकल जाते हैं। रात 11 बजे जावेद और अरशद ताज होटल के मेन गेट तक पहुंच चुके थे। आज होटल में गौतम अडानी, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन और कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी। ये दोनों आतंकवादी होटल के मेन गेट पे जो कोई भी दिखता है उस पे गोलियां चलाते हुए होटल में घुस जाते हैं। ये होटल की मेन लॉबी में ग्रेनेड्स फेंकने लगते हैं और फिर सीढ़ियों के ऊपर चले जाते हैं। इस समय तक मुंबई में 4 हमले हो चुके थे और मुंबई पुलिस समझ जाती है कि ये कोई गैंग वॉर नहीं बल्कि कुछ बड़ा और भयानक हो रहा है। मुंबई की शान कहे जाने वाले ताज में आतंकवादियों के घुसने की खबर आग की तरह फैल जाती है और मुंबई पुलिस तुरंत यहां पहुंच जाती है। इधर ये दोनों आतंकवादी 6th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। सबसे पहले ये ताज होटल के मेन गुंबद को उड़ाने के लिए RDX लगा देते हैं और 1 बजे के आसपास एक जोर से धमाका होता है और ताज होटल के गुंबद से कई दिनों तक निकलने वाला धुआं आने लगता है। ये वही धमाका था जिसे हम अक्सर तस्वीरों में देखते हैं जब भी 26/11 की बात शुरू होती है। इसके बाद ये आतंकवादी लोगों को बंदी बनाने लगते हैं क्योंकि इनका मकसद साफ था, अटैक जितना हो सके उतना लंबा चलाना ताकि भारत का बच्चा बच्चा भी इसे कभी भूल ना पाए। ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आदमी ढूंढ रहे थे जिसे ये हॉस्टेज बनाकर नेगोशिएट कर सके। इन्हें ऐसा तो कोई इंसान नहीं मिला, लेकिन इन्हें वायस्या बैंक के चेयरमैन KR रामामूर्ति मिल जाते हैं और ये उन्हें तुरंत बंदी बना लेते हैं। रात के करीब 2 बजने को आए थे कि तभी होटल ताज के स्विमिंग एरिया से गोलियों की आवाज आने लगती है। दरअसल सोहेब और नाजिर लियोपोल्ड कैफे में मौत का नाच करवाने के बाद अब होटल में आ गए थे। ये स्विमिंग एरिया में मौजूद लोगों पे गोलियां चलाते हुए अपने साथियों के पास जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। उधर जावेद और अरशद रामामूर्ति के साथ 4 और लोगों को बंदी बना चुके थे और 6th फ्लोर से अब 5th फ्लोर पे आ जाते हैं। इन 5 हॉस्टेजेस के साथ ये सभी 5th फ्लोर के रूम नंबर 520 में इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ से भारत के इतिहास की उस दर्दनाक रात की शुरुआत होती है जिसमें हमारे वीर सैनिकों के साथ साथ कई मासूमों का जीवन हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। 27 नवंबर रात 2:30 बजे। इस समय तक 4 आतंकी ताज होटल में थे, 2 नारीमन हाउस में, 2 होटल ओबरॉय में और बचे 2 में से 1 का सांप पकड़ा गया था और इस्माइल मारा जा चुका था। अटैक की खबर अब भारत सरकार तक भी पहुंच चुकी थी और तुरंत NSG को एक्टिव कर दिया जाता है। लेकिन NSG के एक्टिव होने और मुंबई पहुंच आतंकियों को मार गिराने का सफर चुनौतियों से भरा था। NSG का सेंटर दिल्ली के पास मानेसर में था और कमांडोज को मुंबई पहुंचने वाला जहाज मानेसर से 6 घंटे दूर चंडीगढ़ में खड़ा था। चंडीगढ़ से जहाज के आने का इंतजार नहीं किया जा सकता था, इसलिए कुछ देर कोई दूसरा विकल्प ढूंढने के बाद रॉ सूचना देता है कि मानेसर से करीब 1 घंटा दूर पालम में एक छोटा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खड़ा है। इसके तुरंत बाद इस जहाज को मुंबई उड़ने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें 2 घंटे और बर्बाद हो जाते हैं। इधर NSG जल्द से जल्द मुंबई पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तब तक के लिए ताज होटल में मार्कोस को भेजा जाता है। आतंकी अभी 5th फ्लोर पे हॉस्टेजेस के साथ थे और पाकिस्तान में बैठे लखवी से लगातार फोन पे बात कर रहे थे। मार्कोस की 2 टुकड़ी फटाफट ताज होटल में घुसती है और बेसमेंट से लेकर हर फ्लोर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने लगती है। ये सारा अटैक मीडिया लगातार कवर कर रही थी और हर वो भारतीय
जो टीवी पे इस दहशत को लाइव देख रहा था, उसे ये देख बहुत सुकून मिलता है जब एक एक कर करीब 200 लोग ताज से सही सलामत बाहर निकलते दिखते हैं। उधर आतंकवादियों को ये शांति हरगिज हजम नहीं हो रही थी और वो जिस कमरे में थे उसमें गद्दे, बेडशीट, कंबल और आसानी से जलने वाली हर चीज को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी आग लगाने की तैयारी करने लगते हैं। वो आग लगाते उससे पहले ही एक धमाका होता है और देखते ही देखते आतंकियों का कमरा धुएं से भरने लगता है। चारों आतंकी खांसते हुए सांस लेने के लिए कमरे से बाहर निकलते हैं कि इतने में कमरे में मौजूद 5 हॉस्टेजेस खिड़की से बाहर निकलने लगते हैं। उन्हें खिड़की से बाहर निकलता देख रेस्क्यू टीम तुरंत सीढ़ियों की मदद से उन्हें बाहर निकालने लगती है। अब आतंकियों ने अपने हॉस्टेजेस को खो दिया था और उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था और वो था भारत के बंदूकधारी जवानों की गोली का शिकार होना। आतंकी 5th फ्लोर से नीचे उतरते हैं और खुद को अपनी मौत यानी मार्कोस के सामने पाते हैं। मार्कोस के साथ कुछ देर लोहा लेने के बाद ये फिर होटल में कहीं पे छिप जाते हैं। सुबह 6 बजे सुबह के सूरज के साथ ही एनएसजी कमांडोज का दस्ता ताज पहुंच चुका था और ऐसी फायर फाइट शुरू होने वाली थी जो 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 60 घंटे तक चलने वाली थी। मार्कोस और मुंबई पुलिस से आतंकियों की लास्ट पोजीशन, ताज का नक्शा और अपनी सारी ऑपरेशनल प्लानिंग कर एनएसजी के कर्नल शेरोन 2 स्ट्राइक टीम्स का गठन करते हैं। एक टीम को मेजर संजय खंडवाल और दूसरे को मेजर संदीप उनिकृष्णन लीड कर रहे थे। एनएसजी की दोनों टीम्स इस समय तक अंदर घुस चुकी थी और आतंकी कहीं भी हो सकते थे, इसलिए मेजर संजय और मेजर संदीप अलग अलग दिशाओं में ताज का चप्पा चप्पा खंगालने लगते हैं। दोपहर 2 बजे एनएसजी को ताज में घुसे कई घंटे हो चले थे और 100 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन आतंकियों की कोई खबर नहीं थी। मेजर संदीप की टीम 4th फ्लोर से नीचे उतर रही थी और वो 1st फ्लोर पे पहुंचे थे कि तभी कमांडोज पे धड़ाधड़ गोलियों की बौछार हो जाती है। मेजर संदीप की टीम के एक कमांडो सुनील जोधा को एक के बाद एक 7 गोलियां लगती हैं और ये देख मेजर संदीप तुरंत आतंकियों की दिशा में गोलियां चलाते हुए अपने साथी के बचाव में कूद पड़ते हैं। जोधा तो इस समय तक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन मेजर संदीप आतंकियों को मार गिराने का ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। मेजर संदीप आंखों में बदले की ज्वाला लिए मानो जैसे शेर शिकार करने निकला हो, आतंकियों पे गोली चलाते हुए उनकी तरफ लगातार आगे बढ़ने लगते हैं। ये चारों आतंकी हमारी एनएसजी के इस बहादुर कमांडो का ये विकराल रूप देख भीगी बिल्ली बन जाते हैं और तुरंत 2nd फ्लोर पे भागने की कोशिश करने लगते हैं। मेजर संदीप की टीम कमांडो जोधा को नीचे पहुंचा उनसे रेडियो पे पूछती है, सर आप कहां पे हो? मेजर संदीप बिना हिचकिचाते कहते हैं, ऊपर मत आना, मैं इन्हें संभाल लूंगा। मेजर संदीप अकेले ही इन चारों आतंकियों को एक कमरे के कोने में सिकुड़ने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मेजर संदीप देश सेवा में शहीद हो जाते हैं। कुछ देर बाद बाकी कमांडोज भी इस कमरे में पहुंच जाते हैं और मेजर संदीप को देख सभी के अंदर एक अलग ही बदले की आग भड़कने लगती है। शाम 5:30 बजे इस समय तक एनएसजी नरीमन हाउस और होटल ओबरॉय में भी पहुंच चुकी थी और साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की पाकिस्तान होने वाली सभी फोन कॉल्स भी टैप करना शुरू कर दी थी। नारीमन हाउस में तो आतंकियों ने 6 में से 4 ज्यूस को बुरी तरह टॉर्चर कर मौत के घाट उतार दिया था। 2 ज्यूस उन्होंने इसलिए जिंदा छोड़े थे, उन्हें लग रहा था कि वो इजराइल से दबाव बनवा सही सलामत भारत से बाहर निकल जाएंगे। वहीं होटल ओबरॉय में अब तक सभी लोग बाहर निकल गए थे और 2 होटल कर्मचारियों के अलावा आतंकियों के हाथ कुछ नहीं लगा था। इसी बेचैनी में वो इन कर्मचारियों को होटल में मौजूद शराब की मदद से होटल के बड़े से हिस्से में आग लगाने को कहते हैं और जब एक कर्मचारी ऐसा नहीं कर पाता तो आतंकी उस पे हंसते हुए पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं। आने वाले कई घंटों तक एनएसजी ताज, होटल ओबरॉय और नरीमन हाउस में मौजूद आतंकियों को मार गिराने के लिए अलग अलग विकल्प खोजने लगती है ताकि कम से कम सिविलियन कैजुअलिटी हो। 28 नवंबर दोपहर 12 बजे मेजर संजय की टीम आतंकियों को बेसब्री से पिछले 24 घंटे से ढूंढ रही थी। बचते बचाते काफी टैक्टिकल तरीके से मेजर संजय की टीम 1st फ्लोर की गैलरी से गुजर रही थी कि तभी उन्हें वहां मौजूद वसाबी रेस्टोरेंट से कुछ गोलियों की आवाज आती है। मेजर संजय तुरंत समझ जाते हैं और अपनी टीम को तुरंत कवर करने का आदेश देते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और मेजर संजय अपनी टीम के साथ उन पे पैनी नजर टिका के वेट करने लगते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद मेजर संजय ऐसी चाल चलते हैं जो आतंकवादियों को मौत का रास्ता चुनने के लिए पछतावा करने पर मजबूर कर देगी। दोपहर 3 बजे एनएसजी ने होटल ओबरॉय के चारों तरफ स्नाइपर्स बिछा रखे थे
और कमांडोज की अंदर घुसने की कोशिश के दौरान एक छोटी सी मुठभेड़ हो गई थी। इस कारण आतंकी होटल के जिस कमरे में छुपे थे उसमें आग लग गई थी। आग के कारण दोनों आतंकी कमरे से बाहर भागने लगते हैं और इतने में ही स्नाइपर को खिड़की से क्लियर शॉट मिल जाता है और एक आतंकी के सिर से गोली आर पार हो जाती है। दूसरा आतंकी ये देख हक्का बक्का रह जाता है और घबराहट में कमरे से भागता है कि तभी वहां मौजूद एनएसजी के कमांडो उस पे ताबड़तोड़ लोहा बरसा देते हैं। उधर नरीमन हाउस में आतंकी पूरी तरह परेशान थे क्योंकि उन्हें किसी ने भाव नहीं दिया और नेगोशिएट करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी कारण वो पूरी तरह झुंझुला जाते हैं और एक झटके में दोनों ज्यूस को मार गिराते हैं। ये खबर जैसे ही कमांडो तक पहुंचती है, अब वो एक पल का भी इंतजार नहीं करते और हेलीकॉप्टर की मदद से इस 5 मंजिला इमारत की छत पे उतरने लगते हैं। ये सारा दृश्य मीडिया कवर कर रही थी और पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों के आका घर में मौजूद इन दोनों आतंकियों को ये बात बता देते हैं। इसके तुरंत बाद कमांडोज के उतरने से पहले ही ये आतंकी नीचे से छत की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। कमांडोज को तुरंत अपना ये प्लान ड्रॉप करना पड़ता है। बेशक कमांडोज नाकामयाब हो गए थे, लेकिन अब जो कमांडोज ने बहादुरी दिखाई उसे देख आतंकियों का जिहाद का भूत एक झटके में उतर जाता है। रात 7:30 बजे कमांडोज को यहाँ नाकामयाबी मिली, लेकिन उधर ताज होटल में वसाबी रेस्टोरेंट के बाहर आतंकियों का इंतजार कर रहे मेजर संजय और उनकी टीम रेस्टोरेंट में ग्रेनेड फेंक देते हैं। एक के बाद एक ग्रेनेड दागने से रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और आतंकी अंदर फंस जाते हैं। इधर आग लगातार बढ़ती जाती है और उधर नरीमन हाउस के बाहर एक कमांडो बहादुरी दिखाते हुए घर की खिड़की के करीब पहुंच जाता है। खिड़की के बिल्कुल करीब आतंकी खड़ा था। ये कमांडो बिना कोई पल देरी किए ग्रेनेड फेंक देता है। ग्रेनेड के झटके को आतंकी संभालते कि इतने में कमांडोज घर में घुस जाते हैं और दोनों आतंकियों को ढेर कर देते हैं। 29 नवंबर सुबह 7:30 बजे वसाबी रेस्टोरेंट की आग अब इतनी बढ़ गई थी कि आतंकी बस इस जलते नरक से बाहर निकलना चाहते थे। एक आतंकी खिड़की से कूदने लगता है, जिसपे होटल के बाहर मौजूद स्नाइपर तुरंत गोली चला उसे वहीं मौत के घाट उतार देते हैं। एक आतंकी आग की लपटों से बचने के लिए कमरे से बाहर निकलता है। तभी कई घंटों से इंतजार कर रहे मेजर संजय उस पे गोली चलाते हैं, जो उसके हाथ पे लगती है और उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। दर्द के मारे ये आतंकी जोर से चिल्लाता है, हाय रब्बा रहम बख्श। इतने मासूमों की जान लेने के बाद अब इस आतंकी को रहम की उम्मीद थी। बाकी कमांडोज तुरंत इस आतंकी पे गोलियां चला देते हैं और बड़ी सावधानी से रेस्टोरेंट में घुसने लगते हैं। कमांडोज जब अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि बचे हुए दोनों आतंकी तो कब के आग में जिंदा झुलस के मर चुके थे। फाइनली 3 दिन के संघर्ष के बाद कमांडोज डिक्लेयर करते हैं कि ताज और बाकी सारी जगह पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल में है और अब कोई खतरा नहीं है। कुछ इस तरह हमारी एनएसजी की कमांडोज ने एक बार फिर अपनी वीरता का प्रमाण दिया और देश को आतंक से मुक्त किया। लेकिन इस अटैक ने हमारे 166 नागरिकों की जान ली, जिसमें एनएसजी के कमांडोज, पुलिस वाले, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और बाकी सुरक्षा बलों के लोग भी शहीद हुए। इसके अलावा 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और कभी ना भरने वाला जख्म हर भारतवासी को मिला। इस वीडियो के माध्यम से हमारा नमन है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और उन्हीं की तरह शहीद हुए हर एक वीर बहादुर को, जिसने देश हित में अपनी जान न्यौछावर कर दी। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी कोशिश 26/11 का वो दर्दनाक अटैक आप सभी तक पहुंचाने की, ताकि आप सभी उन वीर सपूतों की कुर्बानी का एहसास कर पाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।